ठीक है सर, आपको बेटा आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी क्लियर? जी सर। ठीक है बेटा, हम कर रहे थे 1.2। पहले थोड़ी सी चीजें मैं रिवाइज करूंगा ताकि आपका पिछला रिव्यू हो जाए और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आज हमारी कोशिश होगी कि हम एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर लें। ये पूरी की पूरी आपको कॉपी वर्क करनी होगी जर्नल के ऊपर। सही है? अच्छा, आप लोग फालतू नहीं बोलें प्लीज, अपने आप को म्यूट कर लें और जब जरूरत हो तो जहां बात करनी है वहां पे अपन म्यूट करके बात कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा, हमारा लेक्चर चल रहा था बेसिकली ऑपरेशन ऑफ सेट्स के मुतालिक। ऑपरेशन ऑफ सेट्स में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी उनको पहले आप रिव्यू कर लें। सबसे पहले हमने पढ़ा था यूनियन, उसके बाद पढ़ा था इंटरसेक्शन, उसके बाद पढ़ा था डिफरेंस, उसके बाद पढ़ा था सिमेट्रिक डिफरेंस और उसके बाद हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट। यही तमाम चीज़ें आज हमें इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा एक दो कॉन्सेप्ट्स और नए होंगे जो कि साथ साथ आते रहेंगे, वो आपको मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 से ऑनवर्ड हमने करना है। इसके लिए जो सेट हैं, ये ऊपर दो सेट, हम तीन सेट दिए गए हैं, एक ए, एक बी और एक यूनिवर्सल सेट। इत्तेफाक ये है कि तीनों सेट जो है हमारे पास बिल्डर फॉर्म में मौजूद हैं, लिहाजा इसकी टेबलर फॉर्म लिखनी आपको आनी चाहिए। जब तक इसकी टेबलर फॉर्म आप सही नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन सही सॉल्व नहीं होगा। सबसे पहले हमारा जो सेट है वो ए है, जिसमें लिखता है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 6। पॉजिटिव इवन इंटीजर होने चाहिए, यानी +1 +2 से लेके इन्फिनिटी तक की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो उसने लिमिट दी है वो ये दी है कि वो लेस देन 10 होने चाहिए। इवन इंटीजर में पता है वो होते हैं जो कि 2 पे फैक्टर होते हैं, लिहाजा यहाँ पे हो जाएंगे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे क्योंकि लेस देन 10 दिया हुआ है, लिहाजा हमारे पास सिर्फ 4 एलिमेंट आएंगे, 2, 4, 6 और 8। इसी तरह सेट बी के अंदर हमें जो दिया गया, बेटा अपने माइक बंद करें प्लीज। सेट बी के अंदर जो हमें दिया गया है, ठीक है, सेट बी में जो हमें दिया गया है वो हमें दिया गया है जस्ट सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव ऑड इंटीजर विच आर लेस देन 10। पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमारे पास क्या होते हैं बेटा? ऑड हमारे पास होते हैं। सर वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। ऑड हमारे पास होते हैं बेटा 1, 3, 5, 7, 9। ये कौन से नंबर होते हैं? ये सारे वो नंबर होते हैं हमारे पास जो 2 का फैक्टर नहीं होते बेसिकली। अब यहाँ पे हमें क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, ऑड इंटीजर चाहिए, लेकिन लेस देन 10 होने चाहिए, लिहाजा हम इसको 9 पर आके ब्रेक लगा लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 5 एलिमेंट आएंगे, 1, 3, 5, 7 एंड 9। ओके, इसके बाद हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में वो कह रहा है सेट ऑफ ऑल एक्स दैट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। क्या होने चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, लेकिन लेस देन 10 होने चाहिए। लिहाजा पॉजिटिव इंटीजर हम 1 से स्टार्ट करेंगे और 9 पे खत्म हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास तोबा इमरान, अपने आप को म्यूट कीजिए बेटा, बंद कीजिए अपना माइक। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं अब सेट ए के 2, 4, 6, 8, सेट बी आ रहा है 1, 3, 5, 7, 9 और सेट यू आ रहा है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है कि फाइंड करें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। इसके हवाले से हम आपसे पहले बात कर चुके हैं बेटा। हम आपसे ये बात कर चुके हैं कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा कंपोनेंट निकालने होते हैं तो हम पहले ये करते हैं जो अननोन कंपोनेंट हमारे पास हैं, जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं, वो हम पहले निकाल लेते हैं। यानी यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट हम पहले निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे u माइनस ए मीन यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
और माइनस के बाद जब हम ए सेट लिखेंगे तो ए सेट हमारे पास है 2 4 6 8। माइनस करने के लिए तरीकाकार हमारे पास ये होता है कि पहले सेट में जो सेकंड सेट के एलिमेंट होते हैं उन सबको क्रॉस कर दिया जाता है जो कॉमन एलिमेंट होते हैं। लिहाजा यहाँ पर हमने 2 4 6 8 के ऊपर जो है छोटा सा क्रॉस लगा दिया है। अब रिमेनिंग एलिमेंट हमारे पास बन रहे हैं 1 3 5 7 9। तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 1 3 5 7 9। अब जब हम ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे तो हमें जो जरूरत थी वो जरूरत है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी की। लिहाजा हम उसके लिए सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट का सेट निकाल लिखेंगे जो कि हमने ऊपर फाइंड किया हुआ है 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन के साइन के बाद हम बी सेट लिखेंगे। बी सेट हमारे पास इत्तेफाक से वो है 1 3 5 7 9। ये तमाम एलिमेंट कॉमन है, लिहाजा कॉमन एलिमेंट्स के ऊपर हम इस डायरेक्ट से एक निशान लगा देंगे छोटा सा, या आपको टिक लगा सकते हैं इसके ऊपर। इसके बाद हम जो कॉमन एलिमेंट है सिर्फ वो लिखते हैं तो इत्तेफाक से सारे के सारे एलिमेंट कॉमन है, लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा 1 3 5 7 9। एनी प्रॉब्लम बेटा? No, sir. ठीक। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पर जब हम जाएं तो हमारे पास यहाँ पे हमें तीन चीजें फाइंड करनी। देखें बेसिकली यहाँ पे लग रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सिर्फ एक ही चीज निकलनी है, लेकिन यहाँ पे निकलेंगी तीन चीजें। पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, फिर हमें बी कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, फिर हमें उसका इंटरसेक्शन निकालना होगा। लिहाजा सीक्वेंस में अगर हम चलें तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 10 में ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था u माइनस ए के जरिए। बेटा अपने आपको आप अनम्यूट कर लें ताकि आपके घर की आवाजें जो ना वो रिकॉर्डिंग में ना आए। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और माइनस ए सेट हमारे पास है 2 4 6 8। हमने यूनिवर्सल सेट के अंदर 2 4 6 8 पे क्रॉस का निशान लगाया। अब रिमेनिंग एलिमेंट हमारे पास बच रहे हैं 1 3 5 7 9। लिहाजा ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। सेम इसी प्रोसीजर के जरिए हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। क्या करेंगे, हम पहले यूनिवर्सल सेट लिखेंगे यहाँ पे और उसके बाद माइनस डाल के हम उसमें बी सेट लिख देंगे। अब हमारे पास जो बी सेट के एलिमेंट है वो है 1 3 5 7 9। लिहाजा यूनिवर्सल सेट के अंदर हम 1 3 5 7 9 के ऊपर क्रॉस लगाएंगे। रिमेनिंग एलिमेंट हमारे पास बच जाएंगे 2 4 6 8। ये हमारे पास आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है। जब हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो यहाँ पे हम पहले सेट लिखेंगे, ऊपर से देख के हम लिखेंगे 1 3 5 7 9 ए कॉम्प्लीमेंट के सेट, और दूसरा सेट हमने फाइंड किया हुआ है 2 4 6 8। ये हम यहाँ लिखेंगे। ठीक, इसको लिखने के बाद ये हरमीन एम इकबाल अपने आप को अनम्यूट कीजिए बेटा और मुझे बताइए आपके यहाँ से आवाजें क्यों आ रही है रंग बिरंगी यार। आप तो अपने दरवाजे बंद कर लीजिए प्लीज। Sir. तूबा आपके यहाँ से भी शोर आ रहा है। हाँ सर मुझे आपसे, हाँ बोले बोले जल्दी बोले। सर आपने क्रॉस क्यों लगाए हुए? कहाँ पे नंबर्स पे क्रॉस क्यों लगे हुए? बेटा ये देखें, यूनिवर्सल से जब हम माइनस करते हैं तो माइनस करने का मतलब होता है कि पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे सेट में वो हमें नहीं लिखना। ठीक है Sir. तो इस जी बेटा एक मिनट बात पहले मुकम्मल होने दें। उसको क्लियर करने के लिए, क्योंकि दूसरे सेट में हमारे पास यहाँ देखें 1 3 5 7 9, ठीक है ना। ये 1 3 5 7 9 को हमने यूनिवर्सल सेट में जहां जहां 1 3 5 7 9 था उस पर क्रॉस लगा दिया। इसका मतलब ये है कि जब हम आंसर लिखेंगे तो ये क्रॉस वाले एलिमेंट नहीं लिखेंगे। अब हमारे पास यहाँ से बच रहा है 2 4 6 और 8। आप पेंसिल से जब कॉपी वर्क करोगे तो पेंसिल से इनको क्रॉस भी कर सकते हो। आप मत निशान लगाओ, क्रॉस कर दो पेंसिल से, ठीक है। तो जो रिमेनिंग एलिमेंट बचेंगे 2 4 6 8 वो आपने आंसर में लिखना है। अब क्लियर है बात बेटा? यस सर, थैंक यू। ओके। अच्छा, अब हम निकाल रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले हमने ऊपर से ए कॉम्प्लीमेंट लिखा 1 3 5 7 9। इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन डाल के बी कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला हुआ है 2 4 6 8। तो यहाँ आ गया 2 4 6 8। अब हमें इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि दोनों सेट के दरमियान साइन क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन का आ रहा है। हमें इंटरसेक्शन लेना है, लिहाजा हमें इनमें से कॉमन एलिमेंट चाहिए होंगे। हमें नजर आ रहा है कि इन दोनों सेट के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। आपको कोई कॉमन एलिमेंट तो नहीं नजर आ रहा है यहाँ पे? मुझे ना नजर आ रहा हो, आपको नजर आ रहा हो? No, sir. No sir. अच्छा सही है। तो जब कॉमन नहीं है यहाँ पे इंटरसेक्शन में तो हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी सेट आंसर आएगा। लिहाजा यहाँ हम आंसर लिख देंगे एम्प्टी सेट। यहाँ तक बात ओके हो गई बेटा? Yes, sir. ओके। Yes sir.
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है ए डेल्टा बी फाइंड करना है। सेट वही इस्तेमाल हो रहे हैं जो ऊपर हमने फाइंड किए थे, ये वही तीनों सेट हैं जो ऊपर गिवन दिए हुए थे। ए डेल्टा बी के लिए हमें पता है कि ए डेल्टा मीन होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस से मुराद ये होती है कि दो सेट में से ऐसे एलिमेंट का सेट बनाएं जो दोनों में नॉन कॉमन हो, यानी जिनका एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक ना हो। जब हम यहाँ लिखेंगे ए डेल्टा बी तो हम आगे इज इक्वल टू के साइन के बाद पहले ए सेट लिखेंगे, फिर डेल्टा का साइन यानी सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन बना के हम बी सेट लिखेंगे। इसको लिखने के बाद हम इसमें देखेंगे अगर कोई एलिमेंट कॉमन है दोनों में तो उसको क्रॉस लगा दें। इत्तेफाक है इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, लिहाजा अब तमाम एलिमेंट्स को हमें अरेंज करके लिखना है। तो अरेंज अगर हम इनको कर लें तो ये बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये चीज बन जाएगी। ये लिहाजा हमारे पास आंसर आ जाएगा ए डेल्टा बी का 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा ये अपने आवाज बंद करो दानियाल, दानियाल अपनी दानियाल। यहाँ से हमारे पास जो आंसर आया वो आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि वो तमाम एलिमेंट हमने लिखे हैं जो दोनों में नॉन कॉमन थे। इत्तेफाक है कि यहाँ पे सारे ही नॉन कॉमन थे। ओके, अब आपको ये टॉपिक सिमेट्रिक डिफरेंस का क्या आपने क्या लिखना है? जी। ओके, अच्छा इसके बाद हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास है जी बेटा बोले। सर आप प्लीज वापस समझा दें सारा। सारा तो बेटा पॉसिबल नहीं है, मेरी क्लास आधी होगी, मैं अब आगे जाऊंगा पीछे जाऊंगा, आपको रिकॉर्डिंग आएगी प्लीज उसमें से देखिएगा। हाँ अगर आखिर में बस टाइम बचेगा तो पिछला रिव्यू करा दूंगा आपको, ठीक है? आयान बात समझ आ रही है आपको? अच्छा यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास आ रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। अब a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि b कॉम्प्लीमेंट हमें पहले फाइंड करना है, फिर उसको a में से माइनस करना होगा। सेट हमारे पास वही है जो गिवन थे a b और यूनिवर्सल सेट, लिहाजा पहले हम b कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे u माइनस बी। u माइनस बी लिखने के बाद इज इक्वल टू के बाद पहले हम u सेट लिखेंगे, वो है 1 2 3 4 5 6 8 6 7 8 9, और जो हमारे पास बी सेट है वो है हमारे पास 1 3 5 7 9। हमने यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 3 5 7 और 9 के अंदर क्या किया, हमने क्रॉस लगा दिए क्योंकि ये सारे के सारे बी सेट में मौजूद हैं। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट बच गए हैं वो है 2 4 6 8, लिहाजा हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 2 4 6 8। अब जब हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा तो हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि हम ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। लिहाजा ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए पहले हम ए सेट लिखेंगे, वो है 2 4 6 8, और माइनस के बाद जब हम बी सेट लिखते हैं तो वो भी है 2 4, बी कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं तो वो है 2 4 6 8। इत्तेफाक है कि दोनों एलिमेंट जो हैं दोनों सेट के वो एक जैसे हैं, लिहाजा पहले सेट में जितने एलिमेंट बी सेट के बी कॉम्प्लीमेंट के मौजूद हैं उन सबको हम क्रॉस लगाएंगे, तो ये सारे के सारे क्रॉस के अंदर आ रहे हैं, यानी 2 4 6 8 ये सारे के सारे क्रॉस हो जाएंगे। तो पहले सेट के अंदर हमारे पास कोई एलिमेंट बचेगा नहीं। जब पहले सेट में कोई एलिमेंट बचेगा नहीं तो आंसर हमारा हो जाएगा एम्प्टी सेट। यहाँ तक बात ओके है बेटा? यस सर। जी सर। ओके बेटा, इसके बाद है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन सर नंबर आपकी 14 हमारे स्क्रीन पास सही है नहीं आ रही। क्यों बेटा? मेरे पास तो बिल्कुल क्लियर आ रही है, नहीं सर आप अभी भी एडजस्ट नहीं आ करके रही देखें। है। जी सर क्लियर आ रही है। सही अच्छा हाँ, बेटा एक सर मिनट अब एक आ मिनट रही है। बेटा, आप बेटा एक मिनट, आप लोग इस तरह से बोलेंगे तो क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। किसी एक को अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो वो अपना नेट जो है उसको चेक करे, ठीक है? आगे क्वेश्चन सर नंबर आगे। ओके थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 14 है ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी। अब मैं जरा तेज चलूंगा क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपको बार बार समझा चुका हूं। तो यहाँ सबसे पहले हम निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यानी यू माइनस ए। यू माइनस ए निकालने के लिए हमने वही यूनिवर्सल सेट लिखा, माइनस लिखने के बाद ए का सेट लिख दिया हमने, इसमें से हमने जो कॉमन एलिमेंट थे उन पे क्रॉस लगाया, बाकी एलिमेंट हमारे पास बचे 1 3 5 7 और 9, लिहाजा ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया 1 3 5 7 9। अब हमें ये काम करना है कि हमें सिमेट्रिक डिफरेंस लेना है किसका, ए कॉम्प्लीमेंट का और बी सेट का। तो लिहाजा ए कॉम्प्लीमेंट और बी सेट का जब हम सिमेट्रिक डिफरेंस लेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हम ए कॉम्प्लीमेंट का सेट लिखेंगे, वो है 1 3 5 7 9। जब हम डेल्टा डाल के बी से लिखेंगे तो इत्तेफाक से वो भी 1 3 5 7 9 है, लिहाजा ये सारे के सारे क्रॉस हो जाएंगे,
जब सारे के सारे क्रॉस होंगे तो हमारे पास कोई एलिमेंट ऐसा नहीं बचेगा कि जो हमें सेकंड में लिखना हो। बेहतर यहाँ मैंने सेकंड सेट के अंदर क्रॉस नहीं लगाया। अगर आप मुनासिब समझें जब कॉपी वर्क करें तो यहाँ 1 3 5 7 9 पे भी क्रॉस लगा दीजिएगा सेकंड सेट में, यानी बी सेट में। तो यूं आपके पास कोई एलिमेंट रिमेनिंग नहीं बचेगा। ठीक है, जब कोई एलिमेंट रिमेनिंग नहीं बचेगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट। ओके, अनंता जवाब दीजिएगा। बिलाल समझ आ रहा है आपको क्वेश्चन बेटा? यस सर। जी सर, यस सर, आ गया। ओके, अच्छा शाहिद साहब, मैं जरा बस इन बच्चों को ये बोलना चाह रहा था कि बेटा अगर आवाज का कोई भी मसला होगा ना तो ये मैं क्लास साइमल्टेनियसली सुन रहा हूँ, अगर कोई भी मसला होगा तो मैं खुद बोल दूंगा, ठीक है? वो जो बीच में जो मसला होता है वो काइंडली आप लोग जरा अपना अपना इंटरनेट या कोई जो भी डिवाइस, जो भी चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसको काइंडली एक दफा देख लिया करें, उसमें भी कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, ठीक है? उसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मैं शाहिद साहब को यहाँ से खुद नोटिफाई कर दूंगा, ठीक है सर? जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा बेटा, यहाँ पे अब हम आगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 17 पे। एक बात सबसे पहले अपने पास नोट कर लीजिए, 17, 18 और 19 क्वेश्चन जो है ये पेपर के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख सकते हैं और इनकी तैयारी आपने बेहतरीन तरीके से करनी है। 17, 18 और 19 इसमें से 2 सवाल मैं आपको कराऊंगा और एक सर? आपके लिए गिफ्ट पैक होगा। जी बेटा बोलिए। आप क्वेश्चन 15 नहीं करा रहे? कौन सा बेटा? ऊपर जितने क्वेश्चन है वो सारे, एक मिनट बेटा, ऊपर जितने क्वेश्चन, मेरी बात सुन लीजिए पहले, ऊपर जितने क्वेश्चन है वो सारे वैसे ही होने जैसे मैंने ऊपर से कराए हैं। सवाई इसके जो वेन डायग्राम है वो हम पेपर से कुछ दिन पहले पढ़ेंगे। वेन डायग्राम के बहुत ज्यादा केसेस होते हैं जो मिक्सअप हो जाते हैं और आप लोग भूल जाते हो, इसलिए वेन डायग्राम से रिलेटेड जो भी चीज है वो हम इंशाल्लाह पेपर से चंद दिन पहले पढ़ेंगे। ओके, अब हमारे पास है 17, 18 और 19। ठीक है, तो 17, 18, 19 में से मैंने आपसे कहा कि 2 सवाल मैं आपको कराऊंगा और एक आपके लिए गिफ्ट पैक होगा जो आपका इम्तिहान होगा। मैं देखूंगा कि आप उसको किस तरीके से आखिर सॉल्व करते हो और आप कितना ध्यान से मेरी बात सुन रहे हो। ठीक है, तो आप जरा बिल्कुल होशियार होके बैठना। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, ए डेल्टा बी। अच्छा, सेट हमें दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी दिया हुआ है 2 4 6 8। ठीक है, इनकी मदद से हमें कुछ आइडेंटिटीज दिया। आइडेंटिटीज मीन कि प्रूफ करना है हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होनी चाहिए। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 को देखें और से, तो यहाँ हमें कितनी चीजें मालूम करनी है। एक ए डेल्टा बी फाइंड करना है, एक ए यूनियन बी फाइंड करना है, एक ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है और एक ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें 4 चीजें फाइंड करनी है। नजर आपको यहाँ 3 आ रही हैं। 4 कौन कौन सी हैं? सबसे पहले सुन लीजिए, पहले ए यूनियन बी निकलेगा, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी निकलेगा, उसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करोगे और देन आप राइट हैंड साइड सॉल्व करोगे। अब ए यूनियन बी निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ए सेट लिखेंगे 1 2 3 4, उसके बाद यूनियन का साइन डाल के आप बी सेट लिखोगे 2 4 6 8। ठीक, अब बी सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है ना, ए से उनके ऊपर क्रॉस लगा दीजिए ताकि यूनियन लिखते हुए ये एलिमेंट रिपीट ना हो जाए। तो 2 और 4 जो बी सेट के अंदर है उस पर आपने क्रॉस लगाया। अब तमाम एलिमेंट जो है ना, जो बगैर क्रॉस वाले हैं, उनको आप रीअरेंज करके लिखोगे, यानी 1 2 3 4 6 एंड 8, ये सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पर आएंगे। ठीक हो गया, यहाँ हमारा निकल आया ए यूनियन बी। इसी तरीके से हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी के लिए पहला काम हमने ये किया कि हमने ए सेट लिखा 1 2 3 4 और फिर हमने इंटरसेक्शन डाल के बी सेट लिखा 2 4 6 8। हमने ये देखा कि 1 2 3 4 और 2 4 6 8 में 2 4 रिपीट हो रहा है, कॉमन एलिमेंट है। क्योंकि हमें इंटरसेक्शन के अंदर कॉमन एलिमेंट लिखने होते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने कॉमन एलिमेंट के ऊपर बजाय क्रॉस के स्टेरिक का निशान बनाया है कि इसको हमें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा एक तो 2 सिलेक्ट हो रहा है और एक 4 सिलेक्ट हो रहा है, लिहाजा आंसर हमारा आ जाएगा 2 और 4। कोई क्वेश्चन बेटा आपका? तूबा कुछ कहना चाह रहे हैं? नो सर। ओके, तो हमारे पास ए यूनियन बी आ गया 1 2 3 4 6 8 और ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ गया 2 एंड 4। जब हमारे पास ये दोनों चीजें निकल आई हैं, ये वो एलिमेंट है जो ब्रैकेट के अंदर थे, हमें एक्स्ट्रा निकालने थे, वो कॉमोडिटीज हमने एक्स्ट्रा निकाल ली। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लिख के लिखते हैं ए डेल्टा बी। ए डेल्टा बी के नीचे सबसे पहले हम ए सेट लिखेंगे,
फिर डेल्टा का साइन बना के या सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन बना के हम 2 4 6 8 यानी बी सेट लिखेंगे। जब हम 1 2 3 4 और 2 4 6 8 में देखें तो हमारे पास 2 और 4 कॉमन है, लिहाजा दोनों सेट के अंदर हम कॉमन एलिमेंट पे क्रॉस लगा देंगे, क्योंकि सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर हम क्रॉस वाले एलिमेंट नहीं लिखते। अब बाकी एलिमेंट हमारे पास बच रहे हैं 1 3 6 एंड 8, इसको हम कंबाइन करके लिख देंगे 1 3 6 8। जो हमारे पास इक्वेशन 1 आ रही है, जो हमें रिजल्ट दे रही है ए डेल्टा बी का। इसके बाद आ जाइए राइट हैंड साइड के ऊपर। तो राइट हैंड साइड हमें निकालनी थी, ऊपर देखिए ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ हमने लिखा ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ऊपर हमने ए यूनियन बी निकाला हुआ है 1 2 3 4 6 8। तो नीचे हम यहाँ पर ए यूनियन बी की वैल्यू सेट की लिखेंगे 1 2 3 4 6 8, और माइनस के बाद जो ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला था 2 एंड 4, वो यहाँ हम पुट करेंगे 2 एंड 4। अब क्योंकि दोनों को माइनस करना है, लिहाजा पहले सेट में जो सेकंड सेट के एलिमेंट कॉमन हैं उनको हम क्रॉस कर देंगे। अपने क्रॉस किया तो हमारे पास आ गया 2 कट गया और 4 भी कट जाएगा, लिहाजा यहाँ से हमारे पास बचेगा 1 3 6 8। तो हमारी इक्वेशन 2 जो आ रही है, इक्वेशन बी जो आ रही है वो आ रही है 1 3 6 8। अब अगर आप इन दोनों को अगर आप गौर से देखें, इन दोनों ए और बी को, ये दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। इसका मतलब है ए डेल्टा बी और ए यूनियन बी माइनस इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारा सेम आ रहा है, लिहाजा हमारे जो प्रूफ कर रहा था वो प्रूव हो गया। लिहाजा हम आगे लिखते हैं फ्रॉम ए, क्योंकि एक इक्वेशन का हमने ए रखा है और एक का बी, तो हम लिखेंगे फ्रॉम ए एंड बी वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन में कोई भी आपको कबाहत है तो शुरू से देख लीजिए, और अगर कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए। मैं दोबारा सारी बातें आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। पहली बात तो ये कि क्वेश्चन में हमें 4 चीजें निकालनी है। 4 कौन कौन सी? सबसे पहले ए यूनियन बी निकलेगा, फिर ए इंटरसेक्शन बी निकलेगा, उसके बाद ए डेल्टा बी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी, देन राइट हैंड साइड सॉल्व होगी ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्वेश्चन आपके सामने है, कोई बात पूछनी है तो अभी पूछिए। जी बिलाल कुछ कहना चाह रहे हैं? इशाल? नो सर, सब समझ में आ गया ही वाला। अच्छा, अब इसकी प्रैक्टिस भी आपने बहुत अच्छी करनी है। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी सेम उसी पैटर्न पे होना है। फर्क ये है कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में ए डेल्टा बी आप निकालेंगे, लेकिन राइट साइड में आपको ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए निकालना है। जैसे कि आपसे पहले बात हो चुकी मेरी कि हम हमेशा जो ब्रैकेट वाले कंपोनेंट हैं वो पहले फाइंड किया करेंगे। तो यहाँ 2 ब्रैकेट्स हमारे पास आ रहे हैं, एक आ रहा है a माइनस बी का और दूसरा आ रहा है b माइनस ए का। लिहाजा क्वेश्चन में शुरू में आप निकालोगे a माइनस बी। a माइनस बी फाइंड करने के लिए हमने पहले a सेट लिखा 1 2 3 4, माइनस b सेट लिखा 2 4 6 8। जो कॉमन एलिमेंट है 2 और 4, उनके ऊपर फर्स्ट सेट के अंदर हमने क्रॉस लगाया। अब फर्स्ट सेट में जो रिमेनिंग बच गया वो बचा 1 एंड 3, ये हमारा आ गया a माइनस बी। इसी के मुताबिक अब हम b माइनस ए निकालेंगे। जब हम b माइनस ए निकालेंगे तो पहले b सेट लिखा जाएगा, यानी 2 4 6 सेट पहले आ जाएगा और माइनस के बाद a सेट बाद में आएगा 1 2 3 4। यहाँ पे भी हमने वही काम किया, क्योंकि हम डिफरेंस निकालने हैं। फर्स्ट सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट है यानी 2 और 4, उन पर हमने क्रॉस लगाया। फर्स्ट सेट के जो रिमेनिंग एलिमेंट हमारे पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं 6 एंड 8। तो हमारे पास यहाँ b माइनस ए आ गया 6 8। इसके बाद हम जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के ऊपर। इससे पहले मुझे बता दीजिए, अगर a माइनस बी और b माइनस ए में कोई बात समझ नहीं आई तो अभी क्लियर कर लें। ओके अच्छा, अब हम आते हैं लेफ्ट। हाँ बोले बेटा, बोलो शाबाश, बोले क्या कह रहे हैं? दोबारा बता दें। तुबा, अच्छा बेटा दोबारा देख लीजिए। देखो बेटा, एक बात याद रखो कि हमें 2 तरह के डिफरेंस निकालने होते हैं। एक डिफरेंस होता है माइनस और एक सिमेट्रिक डिफरेंस यानी डेल्टा। दोनों में फर्क ये होता है कि माइनस के अंदर पहले सेट के अंदर जो नॉन कॉमन एलिमेंट होते हैं सेकंड सेट के, वो लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम a माइनस बी निकाल रहे हैं तो हमारे पास a है 1 2 3 4, b है हमारे पास 2 4 6 8। अब b सेट के अंदर 2 4 मौजूद है, लिहाजा a सेट में 2 और 4 पे हमने क्रॉस लगाया और बाकी जो बचा 1 और 3 वो लिख दिया। यहाँ तक बात समझ आई? जी तुबा। इसके बाद हमारे पास है बेटा b माइनस ए। b माइनस ए में भी हमने वही काम किया। पहले हमने b सेट लिखा 2 4 6 8 माइनस ऑफ a सेट लिखा 1 2 3 4। अब हमने दोबारा वही काम किया, कॉमन एलिमेंट हैं दोनों के, उनमें से पहले सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट पे क्रॉस लगाया यानी 2 और 4 पर, और इसके बाद हमारे पास रिमेनिंग बचा 6 8। ये हमारा आंसर आ गया b माइनस ए का। अब ओके है बेटा? सर आ गया समझ।
अब हमारा आगे है बेटा लेफ्ट हैंड साइड ए डेल्टा बी, जो कि हमने पहले ऊपर भी क्वेश्चन नंबर 17 में भी फाइंड किया था, लिहाजा ये उसी तरीके से निकलेगा। पहले आप ए सेट लिखोगे 1 2 3 4, फिर डेल्टा का साइन बनाओगे और फिर बी सेट लिखोगे 2 4 6 8। वही काम हमने किया है कि दोनों सेट के अंदर जो नॉन कॉमन एलिमेंट हैं 2 और 4 उन पे क्रॉस लगाया हमने। अब जो नॉन कॉमन एलिमेंट बचे 1 3 6 एंड 8, इनका एक सेट बना दिया, ये हमारी आई इक्वेशन 1। इसके बाद हम यहाँ पे राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे बेटा। राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए हम ऊपर पहले ही निकाल चुके हैं बेटा। ये कौन है? दानियाल, इसे रब कीजिए। दानियाल मैं आपको क्लास से आउट करवा दूंगा। दानियाल आपको आवाज आ रही है मेरी? सर ये देखिएगा दानियाल लाइनें मार रहे हैं, इनको देखिएगा। अच्छा, इसके बाद राइट हैंड साइड हमारे पास है a माइनस बी यूनियन ऑफ b माइनस ए। ए यूनियन बी, सॉरी ए माइनस बी जो हमने ऊपर निकाला था वो था 1 and 3, वो हम लिखेंगे पहले 1 and 3, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो b माइनस ए है वो 6 8, तो यहाँ हमने लिखा a लिखा 1 3 और b लिखा हमने 6 8। यूनियन करना है तो हमें इसे कंबाइन करके लिखना होता है, लिहाजा यहाँ हम लिखेंगे 1 3 6 8। दानियाल बेटा ये आपने, शाहिद साहब एक मिनट, दानियाल बेटा ये आपने एनोटेशंस की है, ये नहीं कीजिए, मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगा फिर। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया वो बी आया 1 3 6 8। कैसे आया? ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन करने से। अब बी रिजल्ट हमारा ये आया हुआ है और ए रिजल्ट हम ऊपर निकाल चुके हैं। इन दोनों को जरा देखिए गौर से, तो ए और बी दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब है हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, लिहाजा हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो रहा है। नीचे आपके लिए फैक्ट दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 19 विल बी सॉल्व्ड एज 17 और 18, यानी ये आप क्वेश्चन नंबर 19 आप खुद करेंगे और जर्नल पे करने के बाद मुझे जब सबमिट करेंगे तो मैं देखूंगा कि आपने कितने अच्छे तरीके से उसको सॉल्व किया। ओके सर। इसके बाद हम जो क्वेश्चन सर राइट हैंड साइड के बाद जो लिखा हुआ है वो बताएं दोबारा। ये नजर आ रही है आपको जो मैंने हाईलाइट की हुई है 1 3 6 8 नजर आ रही है जहां मेरा कर्सर है? जी सर। जी। अच्छा, इसका बी देखिए नीचे दोनों की वैल्यूज इक्वल है, यहाँ भी 1 3 6 8 आ रहा है। यस। इसका मतलब है लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो यही मैंने नीचे लिखा है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके सर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन करना है? पहले आपने 17 करना है, फिर 18 करना है और उसके बाद आप 19 करोगे, जाहिर है तरतीब से करोगे ना बेटा। इसके बाद हमारे पास ये जो क्वेश्चन है सर, ये अगर रब करवा दें स्क्रीन पे से। अच्छा, ये हमारे पास आ रहा है एक क्वेश्चन है जो 5 ईयर का क्वेश्चन है। एक्चुअली जो क्वेश्चन नंबर 21 है आपके बुक में वो कभी भी पेपर में नहीं आता, उसकी जगह ये क्वेश्चन आता है जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएगा और बाज दफा इस क्वेश्चन की भी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, यानी ए की वैल्यू बदल देंगे, बी की वैल्यू बदल देंगे, यूनिवर्सल सेट की वैल्यू भी वो बदल देंगे। आपको खुद करना होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लीजिए। ये कम से कम 7-8 मरतबा 5 ईयर के अंदर आपको नजर आएगा, क्योंकि हमारी तैयारी सारी 5 ईयर के हवाले से होती है। यहाँ आप अगर देखें तो यहाँ यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर होना चाहिए, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10। कहाँ से कहाँ तक होने चाहिए? 1 से लेकर 10 तक होने चाहिए, क्योंकि इक्वल का साइन आ रहा है लिहाजा 10 इसमें शामिल होगा। अगर ये सिर्फ लेस देन होता तो फिर 10 इसके अंदर शामिल नहीं होता। ए सेट आपको टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, लिहाजा इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। इसी तरह बी सेट भी हमें टेबुलर फॉर्म में दिया है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। सॉल्व हमें करना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमें सॉल्व करना है। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, होल क्यों पढ़ते हैं? जब ब्रैकेट आया था तो हम इसको होल पढ़ते हैं, नहीं तमाम के लिए। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे ये समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन के नंबर होते हैं 5 क्वेश्चन के नंबर होते हैं और इसमें हमें 5 ही चीजें फाइंड करनी है। अब आप पूछेंगे यहाँ तो 2 चीजें लिखी हैं, तो मैं आपको बारी बारी बताता हूँ क्या क्या फाइंड करना है। सबसे पहले आपने ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, एक चीज, फिर आप निकालोगे बी कॉम्प्लीमेंट, 2 चीज,
फिर ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ना ए यूनियन बी, ये निकालोगे 3 हो गई। उसके बाद आप राइट हैंड साइड सॉल्व करोगे 4 और लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करोगे 5। तो ये 5 चीजें आपको निकालनी होती हैं, 5 ही इस क्वेश्चन के नंबर होते हैं। लेकिन ख्याल ये रखिएगा इसमें एक और गिफ्ट पैक जो ऊपर हमें दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट की सूरत में, ये हमें दिया हुआ है बिल्डर फॉर्म। इसको हमें टेबलर फॉर्म में लिखना होता है। अगर हमने इसकी टेबलर फॉर्म सही लिखी तो एग्जामिनर इस क्वेश्चन को चेक करेगा, और अगर टेबलर फॉर्म गलत हुई तो बेशक सारा क्वेश्चन सही है वो काट देगा। ठीक है, क्योंकि जब यूनिवर्सल सेट ही आपका सही नहीं बना तो क्वेश्चन सही होने का सवाल पैदा होता ही नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हमें करना होगा, यूनिवर्सल की टेबलर फॉर्म लिखनी होगी। तो यहाँ है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज लेस देन इक्वल टू 10। x कैसा होना चाहिए, 10 या 10 से छोटा होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर हमने यहाँ लिखे 1 2 3 4 से लेके 10 तक, ये हमारे आ गई यूनिवर्सल सेट। जब यूनिवर्सल सेट हमारे पास आ गया तो अब हम ऊपर से जो अननोन कंपोनेंट हैं, 3 कंपोनेंट मैंने आपको बताए थे यहाँ अननोन है एक्स्ट्रा, एक ए यूनियन बी, एक ए कॉम्प्लीमेंट और एक बी कॉम्प्लीमेंट। हम शुरू में इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ ए यूनियन बी के लिए हमने वही काम किया है। क्या किया हमने कि ए सेट लिखा, यूनियन ऑफ बी सेट लिखा, कॉमन एलिमेंट के ऊपर बी सेट पे हमने स्टेरिक बना दिया कि कहीं ये रिपीट ना हो जाए। 6 और 10 दोनों में कॉमन है। इसके बाद इनको हमने कंबाइन करके लिखा तो यह आया 2 3 4 6 8 9 10। ऊपर देख लीजिए 5 एलिमेंट पहले सेट में है, 4 एलिमेंट दूसरे सेट में, 2 कॉमन निकल गए। 9 में से तो अब 7 बचने चाहिए, या काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपने सही आंसर लिखा है ए यूनियन बी का। इसके बाद हम आ गए ए कॉम्प्लीमेंट की तरफ। ए कॉम्प्लीमेंट उसी तरह निकालेंगे बिल्कुल जैसे ऊपर हम शुरू में ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, यानी यूनिवर्सल में से हम ए को माइनस करेंगे। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और माइनस के बाद ए सेट हमारे पास है 2 4 6 8। लिहाजा यूनिवर्सल सेट में 2 4 6 8 के और 10 के ऊपर हमने क्रॉस लगाया, और उसके बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट बचे यानी 1 3 5 7 और 9 इनको हमने लिख दिया, ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। अब हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आएगा यूनिवर्सल माइनस बी सेट। तो यूनिवर्सल आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर माइनस का साइन, और फिर बी सेट 3 6 9 10। 3 6 9 10 जो है उसके ऊपर हम फर्स्ट सेट के अंदर यानी यूनिवर्सल में क्रॉस लगाएंगे 3 6 9 और 10 पे। अब जो रिमेनिंग 6 एलिमेंट बच गए 1 2 4 5 7 और 8, इनका हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का सेट आ जाएगा 1 2 4 5 7 8। ये दोनों हमारे पास में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास बेटा जो बेसिकली 4 चीजें हमारे 3 चीजें हमारे पास आ गई। एक ए यूनियन बी ऊपर आ गया, उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, उसके बाद बी। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी कंप्लीट को माइनस सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे ख्याल रखिएगा कि यहाँ ये जो ब्रैकेट है ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी आइटम है। अगर आप क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट नहीं शो करोगे तो ये क्वेश्चन गलत, यानी आप डायरेक्ट लिख दोगे u माइनस ए यूनियन बी तो गलत हो जाएगा। ब्रैकेट लगाना आपके लिए इंतहाई जरूरी है क्योंकि हमें होल कॉम्प्लीमेंट चाहिए। लिहाजा यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी हमें माइनस करना है। तो यूनिवर्सल हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। फिर हमने माइनस डाला और उसके बाद हमारे पास आ गया ए यूनियन बी ऊपर हमने निकाला हुआ था 2 3 4 6 8 9 10, ये हम यहाँ पुट किया। इसके बाद क्योंकि हमें माइनस करना है लिहाजा यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से हम 2 3 4 6 8 9 10 पर क्रॉस लगा देंगे। तो रिमेनिंग एलिमेंट हमारे पास बच जाएंगे 1 5 एंड 7। तो ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड ए हमारे पास आ गई। सेम अब आगे हम चलेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड हमारी है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट ऊपर हमने निकाला था 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन का साइन आएगा। बी कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला था 1 2 3 4 5 7 8, 1 2 4 5 7 8, ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो हमने दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में हमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट लिखने होते हैं, लिहाजा हम स्टेरिक बनाएंगे किस किस के ऊपर, एक 1 दोनों में मौजूद है, एक 5 दोनों में मौजूद है और एक 7 दोनों में मौजूद है। तो ये हमारे पास जो स्टेरिक वाले आ रहे हैं वो आ रहे हैं एलिमेंट 1 5 7 कॉमन एलिमेंट, लिहाजा हमारा आंसर आएगा 1 5 7, ये इक्वेशन बी आएगी। अब अगर आप यहाँ गौर करें आप ए और बी को देखिए मैच करें आपस में, तो ए आपके पास आ रहा है 1 5 7 और बी भी आपके पास 1 5 7 आ रहे हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट आया है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। लिहाजा आप यहाँ लिखोगे फ्रॉम ए एंड बी वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यूं क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो जाएगा।
ओके। जी सर। अच्छा, अब मेरी बात एक और गौर से सुन लीजिए। इसको जब आप कॉपी वर्क करेंगे ना, तो यहाँ जरा देखिएगा, इसको गौर से देखिए। ये लिखा हुआ है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बाज दफा क्वेश्चन पेपर में इस तरह भी आ सकता है कि जो ब्रैकेट के अंदर यूनियन है इसको वो इंटरसेक्शन बदल देंगे, और जो राइट हैंड साइड में इंटरसेक्शन है इसको यूनियन बना देंगे, क्योंकि ये दो जो प्रॉपर्टीज हैं ये कहलाती हैं डे मॉर्गन्स लॉ। इनमें से एक हमेशा पेपर में आता है, दो इकट्ठा कभी भी नहीं आते। तो आप इसको खुद भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ए इस यूनियन की जगह इंटरसेक्शन कर लीजिएगा, और यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है राइट हैंड साइड पर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इसको ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करके भी आप सॉल्व करेंगे। ओके ओके सर। सर मुझे ये पूछना था, क्वेश्चन फॉर 5 ईयर लिखा हुआ है, हेडिंग डालनी है। नहीं भाई, 5 आप इंपॉर्टेंट की हेडिंग डालिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डाल लीजिएगा। 5 ईयर की भी डाल लेंगे, कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं। या आगे 9th में भी आपके काम आना है, या आपके काम की चीजें हैं सारी। सर ये वाला लिहाजा ऊपर से इनकी दिखाएं जरा। दिखा रहे हैं बिल्कुल। सर क्वेश्चन नंबर 13 दिखा दे। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 वाला आपको जब इसका पीडीएफ या वीडियो आएगी उसमें से आप तसल्ली से देख लीजिएगा। अभी मुझे इसको कंप्लीट करना है, टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट है, जरा देख लीजिए आप, ठीक है। इसका ये आपको या तो वीडियो रिकॉर्डेड आएगी पूरी इसकी आपके पास, ठीक है, पीडीएफ की शक्ल में। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है। सिर्फ 4 मिनट है हमारे पास, जरा जल्दी जल्दी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसके अंदर उसने हमें प्रॉपर्टीज सॉल्व करने को कही है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 22 भी है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो बी पार्ट है वो है सेट ऑफ ऑल एक्स सेट दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, और बी दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। तो दोनों के अगर हम टेबलर फॉर्म बनाएंगे तो ये बनेंगे। पहला सेट हमारा था 5 या 5 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर, तो वो आ गया 1 2 3 4 5, और दूसरा था 1 से बड़े और 1 या 1 से बड़े और 4 या 4 से छोटे, तो वो आ गया 1 2 3 4। अब इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज आपको बुक से याद करनी है। बुक में आपके सारे कुछ लिखा हुआ है, वहां से आप प्रॉपर्टीज याद करोगे। ये जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लिख दी है ये पेपर में आपको लिखी हुई नहीं आएगी। यहाँ से लेके हेडिंग से लेकर यहाँ तक ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये आपने खुद कॉपी पेपर में लिखनी होगी। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होती है फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने पहले ए यूनियन बी निकालना है और फिर बी यूनियन ए निकालना है। दोनों का यूनियन है, जगह बदल गई है लेकिन उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा दोनों चीजें ऑटोमेटिकली इक्वल आएंगी। मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, अब आप देखिएगा गौर से। यहाँ पहले हमने ए यूनियन बी निकाला, ए हमारे पास था 1 2 3 4 5 और बी हमारे पास था 1 2 3 4। जो कॉमन एलिमेंट है उन पे हमने छोटा सा क्रॉस लगाया या स्टैटिक लगा लिया। अब नॉन कॉमन एलिमेंट हमारा से बच गया है 1 2 3 4 और 5, ये आ गया ए यूनियन बी। इसी तरह नीचे हमने बी यूनियन ए निकाला है। फर्क ये है कि अब हमने पहले बी सेट लिख दिया है और यूनियन के बाद ए सेट लिखा है, लिहाजा हमारे पास जो आएगा यूनियन होने के बाद वो वही आएगा जो ऊपर हमारा ए यूनियन बी का रिजल्ट आता है, यानी 1 2 3 4 5। दोनों चीजें बराबर आ रही हैं, लिहाजा आप लिख देंगे कि ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के। इसी तरीके से इसके इंटरसेक्शन की भी प्रॉपर्टी है, कोई चेंज नहीं है, मास वाइज इसके कि साइन चेंज हो जाएगा, वही आएगा फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ओके, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ रहा है 1 2 3 4 5 और इंटरसेक्शन के साथ जो बी सेट हमारे पास आया है 1 2 3 4 इंटरसेक्ट करना है, लिहाजा सिर्फ कॉमन एलिमेंट हम लिखेंगे। तो कॉमन एलिमेंट है 1 2 3 4, लिहाजा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट आ जाएगा 1 2 3 4। इसी तरह बी इंटरसेक्शन ए जो हमारे पास है वो भी यही इसी तरह से आएगा, क्योंकि पहले हम बी सेट लिखेंगे वो है 1 2 3 4 और ए सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5। तो कॉमन एलिमेंट हुए 1 2 3 4, लिहाजा आंसर आ जाएगा 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमारा जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, यानी लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाएंगे। तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, प्रूफ। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 81 का क्वेश्चन नंबर 21 का ए पार्ट भी होगा और क्वेश्चन 22 भी सेम इसी तरीके से सॉल्व होना है। जब हमारी फिजिकल क्लासेस होंगी तो मैं उसमें क्वेश्चन 22 जो है आपको मजीद एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। फिलहाल आप सिर्फ क्वेश्चन 21 का ए पार्ट अपने जर्नल में कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 आप मेरे लिए छोड़ दीजिएगा। ओके ओके यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अब मैं क्लास को लीव करूंगा बेटा, ठीक है। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा।
हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा।
हेलो बेटा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्लास 8। जी सर। आवाज़ क्लियर है? जी आवाज़ आ रही है? सर। अच्छा, यस सर। सर आपके चलें अभी हम इसको जो है स्क्रीन शेयर कर लूँ पहले मैं, उसके बाद जो है स्टार्ट करते हैं फिर ना। जी, देखिए हम चैप्टर पढ़ रहे थे, साइंटिस्ट मस्ट मेजर चैप्टर, ठीक है, ये फिजिक्स से रिलेटेड है ये। और इससे पहले आपने एक चैप्टर पढ़ा था बायोलॉजी का, ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा था बायोलॉजी का चैप्टर, उसको हम दोबारा एक बार रिवाइज कर लेंगे ना, जो एब्सेंट थे या किसी सेक्शन में थे। तो ये फिजिक्स का चैप्टर है, इसके बाद हम केमिस्ट्री पर आएंगे ना। मैं कंटिन्यू नहीं पढ़ा रहा क्योंकि शुरू के चैप्टर्स जो है ना आपके वो फिजिक्स इसके बायोलॉजी के हैं, ठीक है ना। उसके बाद केमिस्ट्री, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक बायोलॉजी पढ़ाऊँ, उसके बाद एक चैप्टर फिजिक्स का, फिर एक चैप्टर हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना। इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा फिर दोबारा इसी तरह करेंगे, बायोलॉजी पढ़ाएंगे, फिर फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, ठीक है, ताकि आपका जो इंटरेस्ट भी रहे। तीनों जो साइंस की ब्रांचेज हैं इन तीनों को आप कवर करें ना, एक एक करके, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, इसमें ज़रा मैं थोड़ा सी इसमें सेटिंग कर लूँ ज़रा, ठीक है, चलें और स्टार्ट करते हैं। फिर इसमें देखिए हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी, मेजरमेंट के बारे में पढ़ा था हमने। और मेजरमेंट करने के लिए, किसी चीज़ को मेजर करने के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है ना, क्वांटिटीज़ और यूनिट्स, ये मैंने आपको जो है बताया था, ठीक है। क्वांटिटीज़ के बारे में आपने पढ़ा था, फिर क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो फंडामेंटल होती हैं और ड्राइव भी होती हैं। फंडामेंटल के बारे में आपने पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम पढ़ लेते हैं ड्राइव के बारे में, और उसके बाद कुछ चीज़ें हो रहे हैं बस। ड्राइव के बारे में बता देता हूँ मैं आपको ना, एक मिनट जरा, मैं ड्राइव के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर आ रहा है स्क्रीन, तो इसको आप जो है वो लाइट ऑन कर देंगे अगर आप मोबाइल की, तो वो ज़्यादा अच्छा आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर ना। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। एक मिनट ज़रा, इसमें ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए आज हम पढ़ेंगे ड्राइव क्वांटिटीज़ के बारे में ना, ड्राइव क्वांटिटीज़, ठीक है। तो ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या हैं? द क्वांटिटी विच ड्राइव बाय द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज़, ठीक है। यानी वो क्वांटिटीज़, एक होती है फंडामेंटल, फंडामेंटल आपको मैंने बताया था, लेंथ, मास एंड टाइम, ठीक है ना। लेंथ, मास एंड टाइम, दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, ठीक है ना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, अहमियत के हामिल होती हैं हमारी लाइफ के अंदर, हमारी ज़िंदगी के अंदर, उन्हें आप कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं ड्राइव के बारे में। ड्राइव क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो फंडामेंटल के मिलने से बनती हैं, ठीक है ना, फंडामेंटल के मिलने से बनती हैं, उन्हें आप कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल बहुत सारी हैं ड्राइव क्वांटिटीज़ आपकी बुक के अंदर है, फिर आप 9th में और 10th में जाओगे तो और भी बहुत सारी जो है वो ड्राइव क्वांटिटीज़ आपको मिलेंगी, ठीक है ना। जैसे स्पीड है, स्पीड है, वेलोसिटी है, वेट है, फोर्स है, ये सब क्या है, ठीक है, डेंसिटी है, वॉल्यूम है, ये सब ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है ना, क्योंकि फंडामेंटल के मिलने से बनती हैं ये। तो जो भी फंडामेंटल के मिलने से बनेगी वो ड्राइव क्वांटिटीज़ होंगी, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें डेंसिटी की बात करें, ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, किस तरह हम उसको कैलकुलेट करते हैं। डेंसिटी के जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी अगर मैं मास को डिवाइड कर दूं वॉल्यूम से तो मुझे डेंसिटी जो है वो हासिल हो जाएगी, मास को। अब मास क्या है, फंडामेंटल। अच्छा, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम जो है तो ड्राइव, लेकिन इसका पीछे जो बैकग्राउंड है, यानी वॉल्यूम मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू वेट इंटू हाइट, ठीक है। तो लेंथ इंटू वेट इंटू हाइट, ये तीनों जो है ना, लेंथ और वेट और हाइट, ये फंडामेंटल है। यानी वेट जो होती है ये भी लेंथ ही होती है, हाइट जो होती है ये भी लेंथ होती है।
ठीक है, तो इसके पीछे फंडामेंटली है। तो मास अपॉन वॉल्यूम, यानी इसको आप डिवाइड करेंगे तो जो क्वांटिटी हासिल हुई है वो डेंसिटी है, ठीक है ना। और डेंसिटी इज अ ड्राइव क्वांटिटी। अगर मैं म्यूट कर दूं, लेकिन म्यूट का आ रहा नहीं है इधर, म्यूट का इधर क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, कोशिश करें कि आवाज ना आए ना किसी की भी, ठीक है। अच्छा अच्छा, वॉल्यूम की अगर हम बात कर लें, वॉल्यूम क्या है, ये भी एक क्वांटिटी है लेकिन ड्राइव क्वांटिटी है। वॉल्यूम इज अ ड्राइव क्वांटिटी। कैसे? बिकॉज वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू विड इंटू हाइट, यानी जैसे आप कहते हैं ना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, लेंथ इंटू विड इंटू हाइट, तीनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उस चीज का वॉल्यूम मालूम हो जाएगा, ठीक है। अब लेंथ, विड क्या होती है, विड भी असल में लेंथ ही होती है, ठीक है ना। और हाइट, आप किसी कमरे की हाइट मालूम करना चाहते हैं या उसकी लेंथ मालूम करना चाहते हैं, बात एक ही है, ठीक है ना। तो 3 बार अगर आप लेंथ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वॉल्यूम हासिल हो रहा है, ठीक है। तो 3 बार लेंथ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेंथ क्या है, फंडामेंटल। तो 3 बार अगर आप 3 यानी लेंथ फंडामेंटल को 3 बार आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको एक नई क्वांटिटी हासिल हो रही है, उसका नाम है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज अ ड्राइव क्वांटिटी बिकॉज ये फंडामेंटल के मिलने से बनी है। इस तरह कोई भी क्वांटिटी, ठीक है ना, कोई भी क्वांटिटी होगी जो कि फंडामेंटल, उसके पीछे फंडामेंटल होगी, फंडामेंटल को मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर आपको हासिल होगी तो वो ड्राइव क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो ड्राइव क्वांटिटीज जो होती हैं वो फंडामेंटल के मिलने से बनती है, उनको मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से हासिल होती है, ठीक है। मैंने वॉल्यूम बताई आपको, डेंसिटी है, इसके अलावा स्पीड है, स्पीड इज ऑल्सो द ड्राइव क्वांटिटी, ठीक है। बिकॉज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये सामने स्क्रीन पर तो नहीं है आपका, लेकिन इसको आप चाहें तो नोट कर लेकर है ना कि ये ड्राइव क्वांटिटीज हैं। ड्राइव क्वांटिटीज मैंने आपको तीसरी कौन सी बताई, स्पीड, ठीक है। स्पीड इज अ ड्राइव क्वांटिटी बिकॉज इसके पीछे फॉर्मूला क्या है जी, इसका फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, फंडामेंटल है, ठीक है। डिस्टेंस हो गया या लेंथ, एक ही नहीं, ये एक ही क्वांटिटी के मुख्तलिफ नाम है, डिस्टेंस, हाइट, ठीक है, लेंथ, ये सब लेंथ ही है असल में, ठीक है। और लेंथ क्या है, फंडामेंटल है। तो डिस्टेंस इज ऑल्सो द फंडामेंटल, और टाइम तो आपको पता है वो भी फंडामेंटल है, हमने पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर, प्रीवियस क्लास जो हुई थी आपकी, उसमें हमने पढ़ा था कि टाइम इज ऑल्सो द फंडामेंटल क्वांटिटी। तो दो फंडामेंटल को आप डिवाइड कर रहे हो तो आपको एक नई क्वांटिटी जो है वो पता लग रही है, एक नई क्वांटिटी आपको मालूम चली, उसका नाम है स्पीड। तो स्पीड इज अ ड्राइव क्वांटिटी, ठीक है। तो ये ड्राइव क्वांटिटीज हो गई। अच्छा, अब आ जाए, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स क्या होती हैं, और फिर फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स, इसकी भी दो कैटेगरीज हैं, दो टाइप्स हैं, फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट्स, ठीक है ना। जिस तरह क्वांटिटी दो तरह की थी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, फंडामेंटल एंड ड्राइव। इस तरह देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स, फंडामेंटल एंड ड्राइव, ठीक है ना। अच्छा, यूनिट्स क्या होती हैं, जैसे किलोग्राम, किलोग्राम है, सेकंड है, ठीक है, मीटर पर सेकंड है, और जो है और भी जो है वो यूनिट है आपको पता है, ठीक है। आएंगी, न्यूटन है, ठीक है ना, न्यूटन सेकंड भी है, बहुत सारी यूनिट्स है ना। तो ये हम जो है वो इसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो यूनिट्स होती क्या है, असल में यूनिट्स जो है ना वो बना के दे दी जाती है ना, एक बरतानिया के अंदर, ब्रिटिश बरतानिया के अंदर एक इदारा है, ठीक है, वो हमें यूनिट बनाकर देता है, ठीक है। जैसे मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम, मास की जो यूनिट है वो किलोग्राम, ये हमें बनाकर दे दी गई है। आजकल किलोग्राम जो है वो मास की यूनिट दुनिया भर के अंदर मानी जाती है। बेटा कोई सवाल है, कोई सवाल हो तो आप, सर आवाज आ रही है आपको? जी सर। यस सर, आ रही है। हाँ, आवाज तो आ रही है, ठीक है। चलिए, मैं क्वेश्चंस का आपको मौका दूंगा फिर बाद में ना, बाद में कोई आवाज का प्रॉब्लम हो तो मुझे आप बता दीजिएगा ना, ओके सर। बाकी मैं क्वेश्चंस आप मुझसे बाद में करिएगा ना। अच्छा, अब हम आगे फिर यूनिट्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, पहले हम बात कर लें फंडामेंटल। हाँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते, स्क्रीन शो नहीं हो रही, सर अब हो रही है। सर हो रही है। हो रही है, चलें जी ठीक है, जी हो रही है। ठीक है। अच्छा, ये वही बुक है जो कि आपके पास है ना, ठीक है, आप चाहें तो बुक ओपन कर लें, ये मैंने सामने कर दिया है, और ये आपकी बुक है जो आपकी क्लास 8 की साइंस की बुक है ना, ऑक्सफोर्ड की, ये वही बुक है ना। अच्छा, तो इसमें अगर हम पेज को, हाँ हम बात कर रहे हैं अब यूनिट्स की ना, ठीक है, दो चीज़ें होती है ना, तो यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं। इसमें मैं अगले पेज पर आ जाऊँ अगर, एक मिनट,
एक मिनट जरा ये स्क्रीन जी चलें। अच्छा हाँ, तो यूनिट की हम बात कर रहे हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या है भाई? जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनकी जो यूनिट होंगी वो कहलाएंगी फंडामेंटल यूनिट्स, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको 3 बताई थी, मास, लेंथ एंड टाइम। दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम। ये आप चाहें तो लिख लेना, नोट कर लें, बिकॉज ये बुक के अंदर नहीं है असल में ना। एक मिनट जरा, ये मैंने पेज चेंज कर, इसके बाद ये टॉपिक आएगा इंस्ट्रूमेंट का ना, मैंने इसको पहले ही ओपन कर लिया। तो मास की जो यूनिट है वो है केजी यानी किलोग्राम। अच्छा, लेंथ की है मीटर, ऐसा यूनिट ना, मीटर। और टाइम की जो यूनिट है वो सेकंड है। ठीक है, ये 3 फंडामेंटल्स मैंने आपको पढ़ाई है फिलहाल। और इन तीनों की यूनिट जो होंगी ना, ये कौन सी होंगी? ये कहलाएंगी फंडामेंटल यूनिट्स, बिकॉज ये किसकी यूनिट है? फंडामेंटल क्वांटिटीज की। ठीक है, द यूनिट्स विच बिलोंग्स टू फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, यानी वो यूनिट्स के जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज की होंगी, जिनका ताल्लुक फंडामेंटल क्वांटिटीज से होगा, वो फंडामेंटल यूनिट्स कहलाएंगी। ठीक है, जैसे किलोग्राम इज अ फंडामेंटल यूनिट। अच्छा, मीटर इज आल्सो द फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, एंड सेकंड इज आल्सो द फंडामेंटल यूनिट। ठीक है ना, ये तीनों ध्यान में बिठा लें, किलोग्राम, मीटर एंड सेकंड, दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अब आ जाएं आप ड्राइव यूनिट्स पर। ठीक है, ड्राइव यूनिट्स कौन सी होंगी? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। यस सर। ठीक है जी, डिस्कनेक्ट हुआ था अभी। अच्छा, तो ड्राइव यूनिट्स जो होंगी वो कौन कौन सी होंगी? जो ड्राइव क्वांटिटीज की यूनिट होंगी वो होंगी ड्राइव। जैसे फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, वॉल्यूम इज द ड्राइव क्वांटिटी। ठीक है, वॉल्यूम ड्राइव क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर क्यूब, या इसको क्यूबिक मीटर भी बोलते हैं। मीटर, एम पर पावर 3 मीटर क्यूब, एम पर एम लिख दें, एम स्टैंड फॉर मीटर, पावर 3 को हम क्यूब बोलते हैं मैथमेटिक्स में ना, तो मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो मीटर क्यूब जो है वो क्या है? ड्राइव यूनिट है। ठीक है, इसके अलावा आप आ जाए चलें स्पीड पर। स्पीड की यूनिट क्या है? स्पीड जो है वो ड्राइव क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, मीटर पर, ऑब्लिक लिखते हो ना आप कंप्यूटर की जबान में, ऑब्लिक, और सेकंड का एस लगा दो, मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, तो मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, और दिस इज अ ड्राइव यूनिट। इस तरह और भी है बहुत सारी ना। असल में यूनिट बनाने के लिए आपको उसका फार्मूला पता होना चाहिए ना। फार्मूला अगर आपको मालूम है तो ये मैं इंशाल्लाह बताऊंगा आपको ना डिटेल के साथ, जिसको बाद में देखेंगे। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप आराम से यूनिट जो है बना सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ हमने पढ़ी ड्राइव यूनिट्स के बारे में और फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में ना। ठीक है, और इसको आप नोट कर लेंगे तो आपके जहन में रहेगा, वरना आप भूल जाओगे ना। तो नोट कर लिया करें कॉपी में, या कोई भी आपके पास कॉपी है या कोई डायरी है उसके अंदर आप नोट कर लिया करें। अब आ जाएं आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर ना, ये इसके अंदर लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर के अंदर। मेजरमेंट के जो चैप्टर है इसके अंदर लास्ट टॉपिक है ये। अच्छा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, भाई देखिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ जो आप परचेज करते हो उसको मेजर करके लेते हो ना, पैमाइश करते हो आप। ठीक है, नाप कर लेते हो आप। अब नापने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, तो हर चीज़ को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको जो है बताया, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है ना, जो बुक के अंदर हम वही पढ़ेंगे। जैसे पहला है वर्नियर कैलिपर। ठीक है, वर्नियर कैलिपर है फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट। ये आपके सामने देखें स्क्रीन पर होगा, ये वर्नियर कैलिपर। अगर आप 9 क्लास में आओगे तो इसका प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, और 8 के अंदर भी प्रैक्टिकल्स अगर होंगे तो मैं वो करवा दूंगा आपको ना। तो वर्नियर कैलिपर जो है ये फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है। देखें स्क्रीन पर इसकी डायग्राम। अब ये इंस्ट्रूमेंट किस लिए यूज करते हैं? दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डायमीटर और लेंथ, लेंथ मालूम करने के लिए, और डायमीटर, किसी भी चीज का डायमीटर, ठीक है, मालूम करने के लिए आप ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो। लेंथ मालूम करनी है, नॉट टाइम, नॉट मास, ये लेंथ मालूम करने के लिए। अच्छा, लेंथ मालूम करने के और भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे स्केल होता है आपके पास, जो स्केल है उससे भी आप लेंथ मालूम करते हो। ठीक है ना, तो इसमें और इसमें क्या फर्क है? व्हाट द डिफरेंस बिटवीन वर्नियर कैलिपर एंड कॉमन स्केल? देखिए स्केल जो होता है ना आपका, उसका अगर आप देखें, उसकी जो एक लाइन होती है, छोटी छोटी लाइनें होती हैं उसके ऊपर ना, 10 लाइनों के बाद लिखा होता है 1 सेंटीमीटर। तो एक लाइन जो है ना उसकी वो बराबर होती है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है ना,
एक लाइन, यानी इससे आप कम से कम जो रीडिंग कर सकते हो ना मेजर, जिसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं, कम से कम रीडिंग जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जा सके, वो उसका लीस्ट काउंट कहलाती है। तो स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 है। अगर 0.1 सेंटीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर से भी बारीक रीडिंग या छोटी रीडिंग अगर आ जाए तो वो आप मेजर नहीं कर पाओगे स्केल से। तो उसको मेजर करने के लिए फिर आप वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करते हो। ये बहुत ही बारीक रीडिंग, बहुत ही छोटी रीडिंग मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसका बिकॉज इसका लीस्ट काउंट क्या है, यानी इससे कम से कम कितनी रीडिंग कर सकते हो आप? 0.01 0.1, ठीक है ना। और स्केल से आप करते हो 0.1, ठीक है, और इससे करते हो आप 0.01 सेंटीमीटर, जो कि 0.1 से भी छोटी है। तो ठीक है, इसको आप प्रैक्टिकली असल में आप करोगे ना, आपके सामने होगा, तो फिर ये आपकी समझ में ज्यादा अच्छा आएगा ना। प्रैक्टिकली बेस्ट चीजें होती हैं कुछ, उनका प्रैक्टिकल होता है तो वो ज्यादा अच्छे से जो है वो समझ में आता है। तो ठीक है, तो इसका लीस्ट काउंट ये है। तो वर्नियर कैलिपर है, और वर्नियर कैलिपर की मदद से आप जो है वो क्या मालूम करते हैं? लेंथ एंड डायामीटर किसी भी चीज का, लेंथ और डायामीटर, इतना फिलहाल काफी है ना। अच्छा, अब आगे आ जाए। आगे जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिया हुआ है, ठीक है, आगे जो इंस्ट्रूमेंट है आपके सामने देखें, ये बना हुआ है और इसका नाम क्या है मैं दिखा दूं आपको, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ठीक है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, ये देखें डायग्राम में आपको इसको हाईलाइट करता हूँ अगर, ये ठीक है, ये भी आपका लेबोरेटरी के अंदर हमारे स्कूल के अंदर मौजूद है स्क्रू गेज। ठीक है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज या शॉर्ट करके इसको हम स्क्रू गेज बोलते हैं ना। और ये इंजीनियरिंग लाइन के अंदर ये सब इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, सिविल लाइन के अंदर, और भी जो है जब आप ट्रेड लोगे, टेक्नोलॉजी को जब आप लोगे, इंजीनियरिंग लाइन में आओगे तो वहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट कॉमन है बिल्कुल ना, और रोज की बुनियाद पर इसके प्रैक्टिकल्स हो रहे होते हैं। अच्छा, तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल होता है, ये भी आप लेंथ मालूम करने के लिए और डायामीटर मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हो। ठीक है ना, लेंथ और डायामीटर मालूम करनी हो किसी भी चीज़ की, लेकिन बहुत ही बारीक रीडिंग मालूम करने के लिए। अभी आप कहेंगे, सवाल कर सकते हैं, सर वर्नियर कैलिपर भी लेंथ और डायामीटर मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है और स्क्रू गेज भी, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? अब फ़र्क वही है जो कि वर्नियर कैलिपर और आम स्केल में है ना, वही फ़र्क इन दोनों में भी है। यानी वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट है वो है 0.01 सेंटीमीटर। अब अगर बहुत ही बारीक रीडिंग आ जाए, ठीक है ना, यानी आप यूँ समझ लेंगे जैसे बहुत बारीक तार होते हैं, आपने देखा होगा बिजली के तार होते हैं, उसको अगर आप जो है वो छीलोगे उसको अगर आप, तो उससे मजीद बारीक तार होते हैं ना, ठीक है ना, जैसे बाल जैसे होते हैं, बारीक बारीक तार होते हैं, उनको अगर आपने मेजर करना है, उनकी अगर आपने डायामीटर मालूम करना है, डायामीटर, ठीक है ना, तो आप वर्नियर कैलिपर से मालूम नहीं कर सकते। यानी मैं आपसे कहूँ कि बाल, इसका डायामीटर मालूम करें, ठीक है ना, तो ये आप वर्नियर कैलिपर से मालूम नहीं कर सकते, तो लाजमी है, बहुत बारीक चीज़ है। तो उसके लिए फिर आप ये इस्तेमाल करोगे स्क्रू गेज, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट क्या है, इससे आप 0.001 सेंटीमीटर तक आप रीडिंग मेजर कर सकते हो। ठीक है ना, 0.001 सेंटीमीटर में इससे आप मेजर कर सकते हो, यानी और बारीक रीडिंग कर सकता है ये, बहुत ही छोटी रीडिंग। जैसे बाल, मैंने आपसे कहा ना, एक बाल है या बहुत बारीक तार होता है बिजली का, उसका डायमीटर मालूम करना है, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये कर देगा। ठीक है ना, स्क्रू गेज जो है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट, ये इतनी बारीक रीडिंग कर सकता है, तो स्क्रू गेज से आप बहुत बारीक रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, और वर्नियर कैलिपर से थोड़ी उससे बड़ी, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट क्या है, 0.01 सेंटीमीटर, तो जो रीडिंग वर्नियर कैलिपर से नहीं होगी वो स्क्रू गेज से हो जाएगी। ठीक है ना, तो इन दोनों इंस्ट्रूमेंट का मकसद जो है वो एक ही है, लेंथ और डायामीटर मालूम करना। इसका इस्तेमाल क्या है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो एक अलग चीज़ है ना, वो प्रैक्टिकल आप करोगे तो आपकी समझ में आएगा तरीकाकार क्या है ना इसका, किस तरह से मेजर करते हैं, किस तरह लेंथ मालूम करते हैं, और किस तरह डायामीटर निकाला जाता है। फिलहाल इंस्ट्रूमेंट के नाम याद करें आप, वर्नियर कैलिपर एंड डायामीटर, ये आपका स्क्रू गेज। ठीक है, और इनसे क्या मालूम करते हैं, लेंथ एंड डायामीटर। ठीक है, दोनों इंस्ट्रूमेंट्स लेंथ और डायामीटर मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है, सही है ना। और इनका लीस्ट काउंट याद रखें, लीस्ट काउंट क्या है भाई, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, और स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो 0.001 सेंटीमीटर, पॉइंट के बाद 2 जीरो है। अच्छा, आगे आ जाते हैं, आगे भी इंस्ट्रूमेंट दिए हैं, लेकिन उससे पहले देखें ये कुछ चीजें हैं ना, ये मैं चाहूंगा आप याद कर लें। ये देखें कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं ना, और कुछ शेप बनी हुई है, डायग्राम बनी है आपके सामने। ठीक है, और ये एरिया मालूम करने के लिखे हैं फॉर्मूले। ठीक है ना, ये फॉर्मूले अभी से आप याद कर लें तो अच्छी बात है ना। जैसे देखें ये स्क्वायर है, पहले ये डायग्राम है, स्क्वायर लिखा हुआ है ना, इसका मैं आपसे कहूँ कि एरिया मालूम करें, इसका एरिया कितना है, तो एरिया मालूम करने का जो फॉर्मूला है स्क्वायर का, वो लेंथ इंटू लेंथ। ठीक है ना, एल इंटू एल लिखा हुआ है ना, यानी लेंथ इंटू लेंथ।
अच्छा आगे आ जाए, रेक्टेंगल देखें लिखा हुआ है। रेक्टेंगल का जो एरिया मालूम करने का फार्मूला है, वॉल्यूम नहीं एरिया, ठीक है ना, वॉल्यूम का आगे आएगा। रेक्टेंगल का, अच्छा ये बुक है आपकी, ठीक है, और बुक में भी आपके पास है मौजूद, तो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा इसका फार्मूला क्या है जी, लेंथ इंटू विड्थ, यानी एल इंटू बी लिखा हुआ है, जिसे आप लंबाई और चौड़ाई कहते हैं ना, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, इसका एरिया मालूम हो जाएगा। अच्छा पैरेललोग्राम का अगर आपने एरिया मालूम करना है, दिस डायग्राम इज कॉल्ड पैरेललोग्राम, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, 5th में और 6th में ना, ये पैरेललोग्राम है ये। इसका अगर आपने मालूम करना है तो एरिया मालूम करने का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, ब्रेथ यानी चौड़ाई, उसी को कहते हैं। अच्छा इसके अलावा ट्रेपेजियम्स का मालूम करने का फार्मूला ये लिखा हुआ है, ट्रेपेजियम्स भी जो है वो एक डायग्राम होती है ज्योमेट्री के अंदर। अच्छा सर्किल का मालूम करने का फार्मूला ये है, पाई आर स्क्वायर। देखिए ये जो दिया हुआ है ना आपको, ये पाई कहलाता है, ये सिंबल मैं यहाँ पर अगर बना के दिखाऊं आपको, ये देखें, ये सिंबल पाई कहलाता है, ये यूं है असल में, उल्टा वी, ठीक है, यानी उल्टा वी, और ये लाइन ऊपर जो है ना बार, ये ठीक है, दिस लाइन इज कॉल्ड पाई। अच्छा ये पाई, इसे पढ़ेंगे पाई, क्या लिखेंगे, पी, एक मिनट, पी आई ई, ठीक है ना, पाई, ये सिंबल, इसको पाई कहते हैं ना, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर पढ़ेंगे। आर क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्किल, ठीक है, सर्किल का रेडियस होता है ना, वो आपको गिवन होगा, और पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है, ठीक है, वो हम बाद में न्यूमेरिकल इसके करेंगे या इसको सॉल्व करेंगे, फिलहाल फार्मूला आप कम से कम याद करें ना। इसका सर्किल का फार्मूला एरिया मालूम करने का ये है। और आगे अगर आप देखें ट्राइंगल का, ट्राइंगल तो बहुत कॉमन है, हर जो बुक के अंदर आपने पढ़ा होगा ट्राइंगल के बारे में, तो इसका फार्मूला ये 1/2 यानी हाफ ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, ब्रेथ इंटू हाइट ऊपर भी था, ये देखें पैरेललोग्राम के अंदर और इसके अंदर, लेकिन 1/2 आ गया इसमें। तो इसमें कम से कम देखें, मैं ये चाहूंगा कि आप 3 के कम से कम 3 या 4 के, टोटल 6 डायग्राम है, जैसे स्क्वायर बहुत कॉमन है, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, और सर्किल का, और ट्राइंगल का, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्किल और ट्राइंगल, ये चार डायग्राम हो गई, इनके जो है वो एरिया मालूम करने के फार्मूले जो है वो आपको आने चाहिए ना, ये आपको याद होने चाहिए, एरिया किस तरह मालूम करते हैं इनका ना, ठीक है ना, फिर इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो हम बाद में करेंगे। अच्छा अब आगे आ जाएं, अगर हम आगे इंस्ट्रूमेंट कौन सा दिया हुआ है, अगले पेज पर, नेक्स्ट पेज पे अगर हम देखते हैं तो हमें इंस्ट्रूमेंट दिया है, देखें वॉल्यूम मालूम करने का, ये इंस्ट्रूमेंट जो है वॉल्यूम मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट दिए हैं आपको, सिलेंडर है, दिस डायग्राम इज कॉल्ड सिलेंडर, लिखा भी ये देखें, ये फ्लास्क है, और ये पाइपेट है ना, ये मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट है, ये वॉल्यूम मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना, यानी लिक्विड का आपने वॉल्यूम मालूम करना है, ठीक है, इस सिलेंडर के अंदर जो है पानी है, मैं उस पानी का वॉल्यूम मालूम करना चाहता हूँ, यार इसने कितनी जगह घेरी, वॉल्यूम क्या है, जितनी जगह कोई भी चीज घेरती है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है ना, ठीक है ना। तो ये इंस्ट्रूमेंट, इनके नाम याद कर लें, ये वॉल्यूम मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इससे पहले हमने जो है वो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के बारे में पढ़ा ना, और वो लेंथ मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये वॉल्यूम मालूम करने के लिए किसी भी लिक्विड का, पाइप बिरुड भी दिया हुआ है, ठीक है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट केमिस्ट्री के अंदर आप यूज करोगे ना, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स होंगे तो वहाँ पर आपको ये सब इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे, और इनके प्रैक्टिकल आप खुद करोगे तो आपकी समझ में ज्यादा अच्छा आएगा। अच्छा अब आगे देखते हैं और इंस्ट्रूमेंट, आगे इंस्ट्रूमेंट आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये कुछ डायग्राम दोबारा आ रही हैं, इनको चले हम बाद में, ये वॉल्यूम मालूम करने के फॉर्मूले आ रहे हैं ना, पहले आप एरिया के याद कर लें, वॉल्यूम के हम बाद में देखेंगे ना, वरना बर्डन पड़ जाएगा आपका। अच्छा आगे इंस्ट्रूमेंट है, आगे हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है, देखें मास का आ गया, मेजरिंग मास, ठीक है, मास मालूम करने के लिए, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, यहाँ भी डायग्राम बनी है और यहाँ पर भी है डायग्राम, यहाँ पर देखें, ठीक है, फिजिकल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस ये देखिए दिया हुआ है, और ये डिजिटल फिजिकल बैलेंस है ना, अब तो आपको पता है नंबर्स में आ गए, डिजिटल है, नंबर शो करता है तो आसानी से मेजरमेंट हो जाती है, ठीक है ना। तो फिजिकल बैलेंस इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द मास, मास मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसकी यूनिट क्या है, किलोग्राम, ठीक है, ऊपर देखिए कुछ लिखी हुई हैं यूनिट्स, आपको मेंशन भी है यहाँ पर, ठीक है ना, जैसे आपको मालूम है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, हाउ मेनी ग्राम इन 1 kg, ठीक है, 1000 होते हैं, ठीक है, तो ये मैं आपको चैनल लिखवा दूंगा एक पेज के ऊपर ना, यहाँ पर जो है वो डिवाइड हुए हैं, कुछ उस पेज पे कुछ इस पे, मैं एक साथ दिखवा दूंगा आपको, ताकि आप याद कर लें अभी से, ये 9th क्लास के अंदर बहुत काम आएंगे। अच्छा तो ये आपका जो है वो फिजिकल बैलेंस है, जो कि आप मास मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा आगे आ जाएं हम, आखिरी इंस्ट्रूमेंट है मेरे ख्याल में स्टॉप वॉच,
ये आपको इधर नेक्स्ट पेज पर है, वॉच के बारे में दिया होगा, ठीक है, स्टॉप वॉच। चलो यहाँ पर आ जाते हैं, ये दिया हुआ है स्टॉप वॉच ना, ठीक है। टाइम मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं स्टॉप वॉच या क्लॉक जो आपके घरों में होती है। इससे हम क्या टाइम मालूम करते हैं, यानी मेजर करते हैं टाइम को, ठीक है ना। टाइम को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको आप वॉच कहते हैं या स्टॉप वॉच कह लें, ठीक है, वॉल क्लॉक कह लें, तो मुख्तलिफ नाम है उसके। तो इनकी मदद से हम टाइम मालूम करते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसकी यूनिट क्या है, द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, ये हम पढ़ चुके हैं ना। अच्छा, इसके बाद जो है इसमें एक दो न्यूमेरिकल्स मैं चाह रहा था मैं करवाऊँ ना आपको, ठीक है। इसके क्वेश्चंस हमने किए थे, मुझे याद है क्लास में, तो जो बच्चे नहीं थे वो इंशाल्लाह उसको मैं दोबारा पीडीएफ की सूरत में जो है आपको दे दूंगा ना। अच्छा, एक दो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम कर लेते हैं, फिर बाकी न्यूमेरिकल इस चैप्टर के क्वेश्चन वो बाद में देखेंगे ना। अब देखें, ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, मैं इसको अगर हॉरिजॉन्टल कर लूँ स्क्रीन तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये देखें, ठीक है, इसमें कह रहा है हाउ मेनी मिलीमीटर, ये हमने किए थे जी बेटा। क्वेश्चन करें सर कॉपी में करने? नहीं, सर कॉपी ये में न्यूमेरिकल जिन्होंने कॉपी में करना है? नहीं, ये अभी नहीं करने हैं फिलहाल, ठीक है, अभी समझ लें ऐसी। और मैं इसको जो है बताऊंगा फिर आपको कॉपी में करने के लिए ना, क्योंकि पहले क्वेश्चंस करेंगे स्क्रीनशॉट आप, लेने? क्वेश्चन जी जी सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि फिर ये बाद में उतारेंगे आप कॉपी में ना। पहले क्वेश्चन आंसर करने हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करने हैं, फिर एमसीक्यूज करने हैं इसके, सर ये ये तरतीब होगी स्क्रीनशॉट हमारी। भी लेने की जरूरत नहीं है, बच्चों को सारी रिकॉर्डिंग रोजाना मिलती है सर। हाँ बेटा, आपको तो रिकॉर्डिंग मिल रही है, जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। रिकॉर्ड हो रही है, तमाम जितने भी लेक्चर्स हैं रिकॉर्ड हो रहे हैं, यूट्यूब पर जाकर आप देख सकते हैं ना, तो स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन, ठीक है, कितने मिलीमीटर्स हैं, ठीक है। ये देखिए आपको दिए हुए हैं, ये न्यूमेरिकल्स हम करते हैं फिर वाइंड अप करेंगे क्लास ना। अब देखिए 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको, ये 1 सेंटीमीटर, इसमें कह रहा है कितने मिलीमीटर्स होंगे, ठीक है। ये आपने हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं, ठीक है, ये आपने मालूम करना है। अच्छा, सेंटीमीटर बड़ी यूनिट है और मिलीमीटर जो है छोटी यूनिट है, ठीक है ना। तो इसका आंसर डायरेक्ट है बिल्कुल, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए इसमें आंसर दिया हुआ है, डायरेक्ट सोल्यूशन लिखा हुआ है, और 1 सेंटीमीटर में कितने 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है ना, 10 मिलीमीटर इन 1 सेंटीमीटर, ये याद रखिएगा, और ये आंसर आ गया। अच्छा, सेकंड जो है इसमें क्या है 4 सेंटीमीटर, अब यहाँ थोड़ा सा सॉल्व होगा ना, ठीक है। 4 सेंटीमीटर दिया है, इसमें आपने मालूम करना है हाउ मेनी मिलीमीटर्स इन 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और इसमें आपने मालूम करना है कितने मिलीमीटर्स होंगे। देखिए 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं, ये आपको लाजमी पता होना चाहिए, यानी दोनों में बुनियादी फर्क या बेसिक जो डिफरेंट है वो कितना है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 4 सेंटीमीटर अगर आपको देगा तो उसमें कितने मिलीमीटर्स होंगे, तो आप क्या करोगे 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 40 आ गया। देयर आर 40 मिलीमीटर्स इन 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। देखिए जब भी आप बड़ी यूनिट से छोटी में कन्वर्ट करती हो ना, छोटी में कन्वर्ट करती हो तो आप मल्टीप्लाई का प्रोसेस करती हो, तो हम छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या किया मल्टीप्लाई किया, ये देखिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और किससे कर रहे हैं, जितना उसमें फर्क है, जितना उसमें डिफरेंट है। तो यहाँ पर मैंने आपको देखिए ऊपर दिखाया 1 सेंटीमीटर में 10 यानी 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है ना, इन 1 सेंटीमीटर देयर आर 10 मिलीमीटर्स, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, इस तरह आगे देखें और भी दे रहा है, ये 3 तीसरा न्यूमेरिकल जो है उसके अंदर 3 एक साथ दे दिए हैं इसने ना, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 0.5 सेंटीमीटर में कितने होंगे मिलीमीटर्स, आप 10 से मल्टीप्लाई करते जाओ बस, 10 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 5 mm यानी मिलीमीटर आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई का प्रोसेस होगा बस। अच्छा 6.7, इसमें आपने मालूम करना है हाउ मेनी मिलीमीटर्स इन 6.7 सेंटीमीटर, तो 6.7, ठीक है, सेंटीमीटर, आप इसको क्या करोगे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 10 से क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दोनों में जो फर्क है ना, बेसिक जो डिफरेंट है वो 10 का है, ठीक है ना, 10 का डिफरेंस है, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो इसको आपने मल्टीप्लाई किया 67 mm आ गया यानी मिलीमीटर, ठीक है। और आखिरी जो है 1 मीटर में कह रहा है, ये 1 मीटर में कितने होंगे, ये डायरेक्ट होगा 1 मीटर यानी 1 मीटर में जो है 1000 मिलीमीटर होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अगर हम 1 मीटर से बात करें ना, कंपैरिजन करें मीटर का मिलीमीटर के साथ, ठीक है, तो 1000 मिलीमीटर होंगे, 1000 टाइम छोटी यूनिट है ये। अगर हम सेंटीमीटर का मिलीमीटर के साथ कंपैरिजन करें तो 10 का फर्क आ रहा है ना, 10 का फर्क आ रहा है, यानी 10 टाइम छोटी यूनिट है
एज कम्पेयर टू सेंटीमीटर, ठीक है। और 1000 टाइम मिलीमीटर जो है वो छोटी यूनिट है मीटर से, ठीक है। तो ये आपको लेक्चर आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसको दोबारा रफ कॉपी के अंदर फिलहाल करें, फिर इंशाल्लाह इसका पीडीएफ जो है ना सर से पूछ के फिर हम इंशाल्लाह आपको जो है वो प्रोवाइड करेंगे ना। उसमें क्वेश्चन आंसर भी होंगे, एमसीक्यूज भी होंगे और ये न्यूमेरिकल्स भी होंगे, ठीक है। तो आपका एक चैप्टर था मेजरमेंट, इसको तकरीबन हमने कर लिया, इसके क्वेश्चन आंसर रह गए, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और इसके न्यूमेरिकल्स, हाँ ये मैंने एक ही न्यूमेरिकल करवाया है अभी, और इसके बाकी न्यूमेरिकल जो है वो नेक्स्ट जो क्लास होगी आपकी उसमें जो है वो हम करेंगे, ठीक है। अच्छा बेटा, कोई क्वेश्चन हो आज के लेक्चर से रिलेटेड तो आप कर सकते हो। जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं थे उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी ना, क्लासेस मिस ना किया करेंगे तो प्रॉब्लम्स होंगी आपको। जो बेटा कोई क्वेश्चन है, अभी हमारे पास स्टूडेंट जो हैं। यस सर, ठीक मुझे है, क्वेश्चन है। जी बेटा बोलें। सर मुझे पूछना था कि साइंस में कोई काम हुआ है पहले का? हाँ पहला चैप्टर जो है ना आपका, जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, ये और एक बायोलॉजी का चैप्टर, 2 चैप्टर्स हाँ आपके हो गए थे। तो जो बच्चे नहीं आ रहे थे शुरू में उनको जो है इंशाल्लाह पीडीएफ की सूरत में ना वो काम दे दिया जाएगा ना, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा जी, और स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन लेक्चर से रिलेटेड? जिन्होंने आज ज्वाइन किया है उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। हाँ सर आपने बायोलॉजी हमको नहीं करवाया था, वो खाली बी सेक्शन वालों को करवाया है। हाँ, बी सेक्शन को ना अब वो असल में क्लासेस हो गई थी कुछ, तो इंशाल्लाह वो भी करवाता हूँ फिर मैं। जो बच्चे नहीं कर पाए बायोलॉजी का तो उनको जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट या उसके बाद मैं चाह रहा हूँ एक साथ लेके चलूँ। अब इसके बाद देखते ओके हैं सर। केमिस्ट्री, हाँ तो फिर उसके बाद जो आपका रह गया है तो वो बाद में इंशाल्लाह मैं करवाता हूँ आपको। अच्छा ठीक है, तो क्लास को वाइंड अप करते हैं। आज हमारा यही है जो टॉपिक था हमारा लेक्चर। फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। हाँ बच्चों, क्लास खत्म हो गई आप लोगों की? यस सर। चलो बस आज